बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 16 जनवरी जुमअतुल मुबारक का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज ज़रा मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है जनाब, और थोड़ी सी धूप निकली थी, सूरज का नज़ारा करना था, और ठंडी ठंडी हवा बहुत चल रही है, और इस वक्त भी टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम निकले हैं ज़रा बाहर सैर व सयाहत के लिए, वॉक के लिए। मैंने कहा ज़रा मौसम को भी एंजॉय करें, तो इसलिए आज हम आउटडोर आपके साथ गपशप लगा रहे हैं। सूरत हाल ये है इस वक्त कि जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी से, और ख़ास तौर पे जाती उम्रा से भी, वो काफ़ी मायूस कुन है। किन के लिए? इस जाली रजीम के लिए काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कुछ नज़र आ रही हैं और कुछ नज़र नहीं आ रही। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि स्टैब्लिशमेंट जो है, यानी कि मिलिट्री लीडरशिप, वो इमरान खान साहब के साथ गपशप तो करना चाहती है और मामला तय करना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि ज़रा हमारी नाक भी बच जाए और हमारे मामलात भी सेट हो जाएं, और चीज़ों को बड़े पोलाइटली और एक तरीके से वो कहते हैं ज़रा तब्दीली आए। ऐसी तब्दीली और इस बर्क रफ्तारी से तब्दीली ना आए कि जिसमें पता चले कि इस्टेब्लिशमेंट हार चुकी है और उनके दाने मुक चुके हैं। इसलिए वो ये चाहती है कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी जो चेंज है वो आए, और इसके लिए थोड़ा सा उनको टाइम मिल जाए और चीज़ें होती हुई स्लोली स्लोली नज़र आएं, और ऐसे लगे कि ये एक कुदरती अंदाज में ये सारे मामलात हो रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उसकी वजह यह है, ये सारी सूरत हाल क्यों पेश आ रही है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, वो बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, और उनमें ही कुछ हमारे दोस्त भी शामिल हैं। जब उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि जाहिर है जी कि हम किसी वजह से ही चल रहे हैं, वरना हमें कौन पूछता है, वरना हमारे लिए क्यों जेल के दरवाजे खुले। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ आज पहला दिन था महमूद खान अचकजई साहब का लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे उनकी तकर्री हो गई, और कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं, उनका कहना है कि ये काम इसमें नवाज शरीफ साहब ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये बात उस वक्त तक हम नहीं कह सकते, उस वक्त तक इस बात की तस्दीक हम नहीं कर सकते जब तक के खुद मुस्तनद अंदाज में कहीं से ये खबर आ ना जाए। उसकी रीज़न ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनसे जब ये बात पूछी गई, सवाल किया गया कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की अपॉइंटमेंट हुई है, इसमें कोई नवाज शरीफ साहब ने कोई रोल प्ले किया है, तो उस पे उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन यकीनन अयाज सादिक साहब ने उनसे बात की होगी, लीडरशिप से बात की होगी, तभी ये हुआ है। लेकिन हकीकत ऐसी है कि अगर ये काम नवाज शरीफ साहब ने ही करना था तो बहुत पहले हो जाता, और उमर अयूब साहब तो कब से डिस्क्वालीफाई उनको किया जा चुका है, तो उस वक्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर इसको रोका गया था कि जो स्पीकर ने बताया, इनको रोका था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। वो कहते थे कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने रोका है। अब ये सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अयाज सादिक साहब, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है और आले शरीफ और उनसे जुड़े हुए जितने भी दानिश्वरान हैं, वो सब के सब ये बात बंद कमरों में बताते हैं कि ये सारा कुछ फील्ड मार्शल करवा रहे हैं, ये सारा कुछ फैसल नसीर साहब करवा रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आपने, हमारी आपसे क्या दुश्मनी, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जेल के दरवाजे खुलेंगे तो वो फैसल नसीर साहब खुलवाएंगे या फील्ड मार्शल खुलवाएंगे, हमारा इसमें क्या रोल है। तो इसलिए वो सारे का सारा मलबा जो है वो उस तरफ तोड़ देते हैं। यही काम सैयद यूसुफ गिलानी साहब ने भी किया था कि मेरे पे भी जो दबाव है वो उन्हीं का ही है, वरना मुझे क्या तकलीफ है कि मैं सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब का बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन नोटिफिकेशन जारी ना करूं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। लेकिन वही बात है कि फील्ड मार्शल और जनाब फैसल नसीर साहब, ये दो बंदे हैं, इनसे जाके बात कर लें। तो इस तरह से ये बातें हो रही हैं। अब जब बात हो गया है नोटिफिकेशन, तो साथ ही एक पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है
اس کا نام اگر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کو جو خبر دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمران اسماعیل صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں اور محمود مولوی صاحب ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب ان کا سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے. اور اگر وہ ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور وہ باہر نکلے ہیں ملاقات کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آشیرواد حاصل ہے، اور ان کو آشیرواد یہی حاصل ہے کہ جا کے آپ بات کریں اور سب سے پہلے آپ مطالبہ کریں، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے خود تو یہ مطالبہ نہیں کیا، انہیں کہا ہوگا اور عمران اسماعیل صاحب کو کہا ہوگا. ان کو تو خیر اتنے زیادہ ان کا رول نہیں ہے، لیکن فواد چودھری صاحب کو ضرور کہا ہوگا کہ آپ پہلے یہ مطالبہ کریں کہ پہلے لاہور والے اسیران کو جو ہیں ان کو ریلیز کروائیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو، میاں محمود قریشی صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، ان سب کو، عمر سرفراز کو ریلیز کروائیں. اور آپ اس طرف سے آئیں تو ہم پہلے ان کو ریلیز کریں گے، اس کے بعد پھر آگے بات چیت شروع ہوگی، پھر ہم ان کو عمران خان صاحب کے پاس بھیجیں گے تاکہ ایک سافٹ امیج جو ہے وہ ابھرنا شروع ہو اور جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے معاملے کو بڑھائیں گے. اب یہ جو بات ہے، کیونکہ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ چوتھا سال چل رہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور چوتھا سال شروع ہونے کے ابتدا میں جو وزیر خزانہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ جناب بالکل فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ٹیکس بہت زیادہ ہیں اور بجلی کی قیمتیں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. یہ وزیر خزانہ نے کہا، اور وزیر خزانہ نے یہ بات اس وقت کہی جب ملبہ وزیر خزانہ پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ تو میری طرف آ رہے ہیں اور مجھ سے اتنے کام کروائے، آئی ایم ایف کے 2 پروگرام مجھ سے اپروو کروا لیے، اور عالمی مالیاتی اداروں سے گرانٹس لینی ہو، قرضے لینے ہوں، وہاں میں جاتا ہوں اور مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب یہ مجھے بھی اسد عمر بنانا چاہتے ہیں، مجھے بھی حفیظ شیخ کی طرح رسوا کرنا چاہتے ہیں، مجھے بھی شوکت ترین بنانا چاہتے ہیں اور مجھے بھی مفتہ اسماعیل بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب وہ آئے اور انہوں نے کچھ میری اطلاع کے مطابق جو ایکسپرٹس ہیں جو ہمارے کور کرتے ہیں اکانومی کو کور کرتے ہیں، اکنامک رپورٹر، ان کو بھی انہوں نے بریف کیا. انہوں نے کہا جناب یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ پالیسی وہیں سے آ رہی ہے، راول پنڈی سے پالیسی آتی ہے اور اس کے بعد ہم انہی کے پابند ہیں اور وہی ہم پالیسیاں لے کے چل رہے ہیں. اور پہلے SIFC تھا، وہ سارے کا سارا کام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا اور ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی اتھارٹی نہیں تھی. اس لیے میں تو ہوں اس کام کے لیے رکھا ہوا ہوں کہ جناب قرضے منظور کروانے ہیں اور گرانٹس لینی ہے، بس یہ کام ہے میرا اور میں وہ کام کر رہا ہوں. اس لیے میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اور جو بھی بجٹ بنا ہے وہ بھی IMF نے بنوایا اور یہ سارا کچھ کیا، تو اس لیے مجھے دوش مت دیں. اس کے بعد آج جو ہے وہ پہلے کراچی چیمبر سے، پھر لاہور چیمبر سے، آج پھر عاطف اکرم شیخ صاحب ہیں وہ آئے میدان میں اور انہوں نے آ کے بتا دیا کہ جناب اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ جو مل اور انڈسٹریل یونٹ جو ہیں، ہمارے کارخانے ملیں یہ بند ہو رہی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹریز بالکل بند ہو چکی ہے. تو یہ جو ملیں ہیں یہ کئی دہائیوں کے بعد بنتی ہیں اور یہ امپائر کھڑی ہوتی ہے، اور جب یہ بند ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ 3 دہائیاں پیچھے چلے گئے. اور یہ ایک ہی نسل نہیں بناتی، یہ 2 نسلیں ان میں کھپت ہوتی ہے، 2 3 نسلیں اس میں جاتی ہیں، تب جا کے ایک انڈسٹریل یونٹ امپائر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ فائدہ دیتی ہے. اس سے پہلے تو وہ اپنا حساب کتاب بھی برابر کر رہی ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی انڈسٹریل یونٹ بند ہو رہا ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ شادیانے نہیں بجانے چاہیے بلکہ اس پہ سوچنا چاہیے. یہ غیر معمولی واقعات ہیں اور پاکستان اس حد تک تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو سب سے بڑی ہماری کھپت تھی وہ بند ہو گئی. اس کے بعد اگلا جو ہے ریل اسٹیٹ جو ہے وہ بند ہو گیا، اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں، اور وہ بند ہوتی ہے تو 40 انڈسٹریز بند ہو جاتی ہیں اور 40 انڈسٹریز وہ بند ہو گئی. اس لیے انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ پورا اس وقت سٹک ہوا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، آپ کا SIFC جو ہے وہ بالکل 0.00 پلس 0 جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور اب ہم نے کافی عرصہ ہو گیا DG ISPR صاحب سے کبھی نہیں سنا کہ SIFC کا کوئی پریس ریلیز جاری کر کے انہوں نے
व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हो और रिपोर्टर्स को बताया हो, वरना वही SIFC था कि मरियम साहिबा के साथ जनाब फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, जनाब DGMI और बाकी सारी के सारी फोर्सेज जो हैं वो वहां पे जाके उनका इफ्तिताह कर रही होती थी, और वो सारे का सारे जो प्लान थे वो कहाँ गए, वो सब तलपट हो गए, क्योंकि इसलिए उसकी वजह यह थी कि ये सिर्फ दिखावे के मामला थे, और $100 अरब वहां से आना था, तो $100 अरब तो क्या $1 करोड़ भी नहीं आ सका। तो इसलिए ये जितना भी ये बंद कमरे में पहुंचे हुए, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि कहा जाता है जब ये बात होती है कि जनाब ये तो इमरान खान से और PTI से बहुत नफरत करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पूरे का पूरा इदारा नफरत करता है, इसका कोई इम्कान नहीं है, उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि कोई इदारा भी ना ही PTI से और ना ही इमरान खान से और ना ही किसी सियासी जमात से इस तरीके से कोई नफरत करता है, कोई इदारा भी, ना सिविल ना मिलिट्री। ये सब 1+2 1+3 का खेल है, और ज़ाती मफादात का खेल है, और ज़ाती मफादात और ज़ाती सियासी इंतकाम का खेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जब भी इसलिए समझा के समझाने वाले तंग आ चुके हैं, तो इसलिए ये कहना कि जनाब सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, क्योंकि इस हद तक शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मेरे बहनोई की डेथ हो गई और मैंने कोशिश की कि जिन्हें मुझे पैरोल पे रिहा कर दिया जाए ताकि मैं उनके नमाज जनाजा में शिरकत कर सकूं, तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई। तो ये फिस्तायत है। और एक अदरवाइज भी कि ये जो पकड़ लिए हैं, पकड़ के बंद कर दी हैं 9 मई के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन में, सारे के सारे रहनुमा बुजुर्ग हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो जेल में, उनकी हालत क्या है, ये सारे को तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। मई में 3 साल हो जाएंगे। 3 साल से इनको जेलों में बंद किया हुआ है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? और वो नहीं मान रहे, और वो किसी किस्म की आपकी बात पे नहीं आ रहे। वो क्यों आए? वो कहते हैं कि हमने जब कोई जुर्म किया नहीं तो फिर हम क्यों ये काम करें, जबकि हर रोज एक नया बयानिया आ जाता है 9 मई का। और 9 मई को मैं बार बार इस बात पे जरूर कहूंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब का नया ट्वीट देख लें। वो कहते हैं ये इसराइल ने करवाया था 9 मई, और रजा पहलवी के पीछे भी इसराइल है और इमरान खान के पीछे भी इसराइल है। यानी कि अब रात को जब मशरूब मगरब का चढ़ता है सुरूर, तो उसके बाद आप उनके ट्वीट्स देख लें और उसके बाद आप अंदाजा कर लें कि क्या होता है। तो इसलिए ये हमारे जो दोस्त निकले हुए हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और इमरान इस्माइल हैं, फवाद चौधरी साहब खास तौर पे वो निकले हुए हैं, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है। और कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये चाहती है कि हमें ज़रा थोड़ा सा कोई रास्ता मिल जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है, मैं ये कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट को, यानी कि मिलिट्री लीडरशिप को, कि खुलकर आएँ और खुलकर बात करें। और ये इनडायरेक्टली बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बात करनी है तो महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़रिए होगी, बात होगी तो राजा नसर बास के ज़रिए होगी, जो इमरान खान साहब के काबिल एतमाद, काबिल भरोसा लोग हैं। और इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को एक कदम नहीं 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा, और जब पीछे जाएंगे तो इसी से रास्ता निकलेगा और यहीं से मामलात होंगे। उसकी वजह यह है कि आप कब तक इस सारी रजीम का, कब तक आप ये जो वजन है आप उठाते फिरते रहेंगे? इन सियासी जनाजों को कब तक आप कंधा देंगे और इन सियासी जनाजों को कब तक आप संभाल कर रखेंगे? क्योंकि इनसे ताफन उठ रहा है, बदबू उठ रही है, और इनसे जान छुड़वा लें तो ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन है कि अब आपने जो एक नया और इसमें एक बात बता दूं कि खास तौर पे उनके अंदर बैठे हैं कुछ लोग, उनके हैं ज़ाती मफादात, मुझे तरक्की मिलनी है, मैंने ये ओहदा लेना है, मैंने ये ओहदा लेना है। उन्होंने किए हुए बड़े बहुत ही घिनौने जुर्म किए हुए हैं, बहुत घिनौने जुर्म किए हुए हैं, और उन घिनौने जुर्म का, जराइम का उनको बहुत खतरा है। और उनको पता है कि एक ईंट भी हिली तो फिर हमारा कोई पूछने वाला नहीं होगा और हमारा कोई वाली वारिस नहीं बनेगा। इसलिए वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने जुराइम पर पर्दा डालने के लिए वो हालात ठीक नहीं होने दे रहे। और वो खुशामदी भी हैं, वो चापलूस भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को भी मरवाया था, और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को भी उनको भी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर और उनको भी
सब्ज बाग दिखाकर उनको भी पढ़ाया था और उनको भी गुमराह किया था। ये वही लोग हैं जो जाके बताते थे कि जनाब जनरल साहब बस आप तुन के रखें। तो ये जो तुन के रखने वाले हैं और जो ये सब कुछ कहते हैं, जो मशवरे देने वाले हैं, जब वक्त आता है तो ये नजर नहीं आते। इसलिए ये चीजें अभी भी वो करेक्टर जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं और हमें पता है वो कौन है। और वो कभी कभी वो एक नाम नहीं लेते, कभी वो एक हमारे दोस्त को खड़ा कर देते हैं, कभी दूसरे दोस्त को खड़ा कर देते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि जनाब आप खुलकर सामने आएं और नकाब उतार कर आएं, खुलकर आएं और खुलकर आके बात करें, तो आपकी बातों के सारों के सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन ना ही हमारे दोस्तों के जरिए आए और ना ही बेचारे जो एक कल के लड़के हैं और कल के नए नए पार्लियामेंटेरियंस बने हैं और 0 मीटर उनके जरिए आए। उसकी वजह यह है कि ये अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है उस खिचड़ी के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा है और इसलिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है कि जनाब, और आप जाति उमरा को एक अलग कहानी सुनाते हैं। कोई जाति उमरा के कदमों में जाके बैठा है, कोई जाके जरदारी साहब के किसी ने पांव पकड़े हुए हैं, किसी ने जाके शहबाज शरीफ साहब के पांव पकड़े हुए हैं, कोई जाके मरीम साहिबा को चुगलियां करता है। तो ये सारे जितने भी चुगलखोर इकट्ठे हुए हुए हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि जनाब हिम्मत पकड़े, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और जरा आए खुलकर। तो बहरहाल स्टैब्लिशमेंट जो है, कोई भी इदारे जो हैं इस वक्त वो सिविल हैं या मिलिट्री हैं, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या फिर हमारे फौजी इदारे हों या फिर हमारे पार्लियामेंट हो, क्या ये इसी तरह चल सकते हैं? उसकी वजह यह है कि अभी जो लेटेस्ट आए हैं, आज सुन रहा था मैं कि कल नूर आलम खान साहब ने बताया कि उनका नाम भी, उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया है और उनको भी गैर मुल्की जाहिर कर दिया गया है और उसके बाद उनके पासपोर्ट, उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। फिर आज शहरयार अफरीदी ने बताया कि जनाब बहुत सारे, उन्होंने बहुत ही एक इंकशाफ किया और उसका एतराफ़ किया तलाल चौधरी साहब ने, और ये बात भी तो सामने आ चुकी है कि FIA का पूरा साइबर विंग जो है वो सारे का सारा 2 नंबरियों में मुलव्वस था। झूठे बेबुनियाद मुकदमात, ब्लैकमेलिंग और झूठे मुकदमा दर्ज करके लोगों को उठाया जाना, फिर बिग ब्रदर का आना, वो सारे के सारे क्या हैं, और फिर उनसे इस्तीफा लिया जाना। आज शहरयार अफरीदी ने ऑन द रिकॉर्ड का फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं कि वहां पे उन व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से शहरियों पे, खवातीनों, हजरात पे, बच्चों पे मुकदमात बने, उनको जेलों में डाला गया और झूठी FIR दर्ज की गई। और तलाल चौधरी ने उस पर इतराफ़ किया कि हाँ बिल्कुल ऐसे वाकयात हुए हैं और हमने बहुत सारे लोगों को रिलीज भी करवाया है, और किसी पे ब्लास्फेमी, किसी पे मुल्क दुश्मनी, किसी पे दहशतगर्दी, किसी पे फौज दुश्मनी, ये सारे के सारे। तो ये खेल कौन खेल रहा है और ये खेल कौन खेलना चाहता है, ये उसकी तरफ आना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो हैं वो पिछले पूरे 4 साल आपने लगा दिए सिर्फ इस बात पे कि पाकिस्तान के अवाम को किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अवाम से छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान हो, वो कौन है? वो पाकिस्तान के अवाम है। इसलिए सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहना, डिजिटल दहशतगर्दी कहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अगर मामला जो है वो इंजीनियर मिर्जा पे और ताहिर अशरफी पे और शेर अफजल मरवत पे और हमारे दोस्तों पे आ गया है, तो बेहतर है उससे कि आप सुलह कर लें जाके, और सुलह का फायदा होगा, क्योंकि सुलह का मकसद होगा पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की हिफाजत, आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ। इसलिए जनाब घूंघट हटाएं, पर्दा हटाएं और सीधे सीधे डायरेक्ट आएं और डायरेक्ट आके बातचीत करें। तो इमरान खान हो या कोई भी, इस वक्त आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लीडर ऑफ अपोजिशन आ चुके हैं, अचकजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, और अपोजिशन की जमातें मौजूद हैं। आप उनसे बात करें और जेल के दरवाजे खोल दें। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना का, गैर इंसानी सलूक करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक जुल्म खत्म नहीं होगा, नाइंसाफी खत्म नहीं होगी, और सबसे बड़ी सियासी जमात से आप राब्ता नहीं करेंगे, क्योंकि जिससे आपने चीजें हथियाई हैं, माले मसरूका उसको वापस करना पड़ेगा, जिसका मैंडेट है उसे वापस करना पड़ेगा। और ये डमीज जो हैं
یہ ڈمیز آپ کے کام نہیں آئیں گی. اسی لیے محمود خان ناصری صاحب نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہو چکا ہے اور اگلا لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے اور 8 فروری آ رہا ہے اور 8 فروری جو ہے وہ کافی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور ایک اور مسئلہ بھی بنا ہوا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہے کہ 8 فروری کو پلان کیا ہے, کیا کرنا ہے, کس قسم کا احتجاج ہوگا, اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو نون لیگ کے لیے بھی پیغام ہے کہ نون لیگ کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ بھی اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور خوش آمدیوں سے بچیں, فارم 47 والوں سے بچیں, اور جو اچھے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ وہ آئیں سامنے اور وہ بات کریں, کیونکہ مشرف صاحب چلے گئے اور اس کے بعد کاف لیگ کا جو حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے جب آصف منی صاحب چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو اس وقت فارم 47 والے ہیں ان کا جو حشر ہوگا وہ بھی دنیا دیکھے گی. اس کی وجہ ہے کہ سیاسی یتیمی جو ہے وہ سب سے خطرناک اور بری یتیمی ہوتی ہے, کیونکہ سیاسی یتیم کو کوئی آسرا نہیں ہوتا, کوئی بھیک بھی نہیں دیتا اور کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.